हेलो एवरीवन। सो पोर्टफोलियो अप्रोच पे आज हम डिस्कशन करेंगे। दो पार्ट्स होंगे इस वीडियो के। स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ मिसकंसेप्शन है पोर्टफोलियो को लेकर के, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का अप्रोच हमारा कैसे होना चाहिए, इन्वेस्टिंग में क्या माइंडसेट हमें फॉलो करना चाहिए, किसी को आउट परफॉर्म करना, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना, ओवरऑल इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड सेकंड पार्ट में हम फोकस डिस्कस करेंगे कि अभी करंट मार्केट में कौन से ऐसे सेलेक्टिव सेक्टर्स हैं, थीम्स हैं जहां पे हमें फोकस करने की जरूरत है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में सोचने की जरूरत है। अगला एक साल दो साल कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं मार्केट में, तो इन दोनों चीजों पे बात करेंगे। सो स्टार्टिंग में वो मिसकंसेप्शन वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो एक आप मार्केट में सुनोगे पोर्टफोलियो को लेकर के ना, एक बहुत मतलब कॉमन डिस्कशन होता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, यानी अप्रोच हमारी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की होनी चाहिए। अब ये जो टर्म है ये गलत नहीं है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में है ये समझना जरूरी है। वैसे अगर आप देखोगे इंडिया में या ग्लोबली जितने भी जो रिचेस्ट पर्सन है उनका नेटवर्थ कॉन्सेंट्रेटेड है। लाइक इंडिया में आप अंबानी जी का एग्जांपल ले लो, पूरा नेटवर्थ उनका रिलायंस में लगा है। ग्लोबली भी आप किसी का भी नाम ले लो तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में उनका पूरा नेटवर्थ होता है। इवन कुछ इन्वेस्टर्स भी देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती है जिसमें उनका पूरा नेटवर्थ लगा होता है। लेकिन उनमें और हम में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो उन बिजनेसेस के साथ में, उन कंपनीज के साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे पास में ये सारी कंपनी, सारे बिजनेसेस का उतना ही इंफॉर्मेशन होता है जितना ये कंपनीज मार्केट को बताना चाहती है या फिर हमें बताना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनके बिजनेस में कल क्या होने वाला है ये उनको उनको ज्यादा अच्छे से पता है। हमें उतना ही पता चलेगा जब ये कंपनीज हमें बताएंगी, चाहे कोई डील हो, एग्रीमेंट हो, ग्रोथ को लेकर के कोई कोई डिस्कशन हो, सारी चीजें। तो हम कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, वो कन्विक्शन हमारा वो बन ही नहीं सकता, और ना ही हमें वो क्या बोलते हैं, वो फेक कॉन्फिडेंस लाना चाहिए किसी भी बिजनेस के अंदर कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं अपना पूरा नेटवर्क लगा रहा हूं उस पर, या कुछ दो तीन कंपनीज पे अपना एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना रहा हूं। क्योंकि ये एक तरीके का, अगर हम फॉलो करने जाएं ये वाला अप्रोच, तो एक तरीके का सुसाइड है इन्वेस्टिंग में। क्योंकि स्मॉल माइक्रो कैप बिजनेस में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, लार्ज कैप में तो फिर भी चलो आप ये रिस्क ले सकते हो क्योंकि वो स्टेब्लिश बिजनेसेस हैं। लेकिन स्मॉल और माइक्रो कैप बिजनेसेस में अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला रिस्क ले रहा हूं तो मतलब बहुत बड़ा रिस्क है मेरे वेल्थ के ऊपर। मैं सरवाइव ही करूंगा नहीं करूंगा मार्केट के अंदर, इसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि उनमें से 2 साल बाद, 3 साल बाद कितने बिजनेसेस एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि हम तो देखती है ना कितने सारे कंपनीज होती हैं जो गाइडेंस देती है, कमेंट्री देती है, लेकिन एक क्वार्टर दो क्वार्टर के बाद भी उनमें से कितने सारी कंपनीज गाइडेंस मिस कर देती है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। क्योंकि मार्केट ये थोड़ी देखेगा कि आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है तो मैं आपके स्टॉक को कम गिराता हूं। मार्केट का तो सिंपल है ना कि अगर गाइडेंस मिस हुआ, बिजनेस ने जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं किया, या बिजनेस ने कुछ भी गलत करा, तो वो उसके स्टॉक को पनिश करेगा। और वो स्मॉल माइक्रो कैप में वोलेटिलिटी तो हमने देखी ही है पिछले 1-1.5 साल के अंदर किस तरीके की वोलेटिलिटी होती है। तो यहां पे अगर डाइवर्सिफिकेशन मेरा नहीं है तो बहुत 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 बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं अपने ओवरऑल कैपिटल के साथ में। तो हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन जो है वो ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है। बहुत 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 ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। अब फिर पॉइंट आता है आपका कि डाइवर्सिफिकेशन कितना होना चाहिए। वैसे कोई इसका जनरल रूल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे 25 से 30 स्टॉक्स जो हैं वो बहुत है। क्योंकि कॉमन सेंस अगर आप लगाओ, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का उनका वो एयूएम मैनेज करते हैं, उनका ऑन एन एवरेज जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होता है 50 60 70 के आसपास होता है। तो इतना तो किसी का वेल्थ होता नहीं है। आपके हमारे लिए 25 से 30 स्टॉक्स का जो बास्केट है वो बहुत है। अब इस मैक्सिमम 25-30 स्टॉक्स में से मुझे कितने रखने चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग जो है ना वो पर्सनल चीज है। मतलब मैं किसी को देख करके, किसी का पोर्टफोलियो कॉपी कर करके, या फिर सिंपली किसी की स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क फॉलो करके मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता इसमें। तो मुझे हमेशा ये देखना है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। मेरा आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। तो उसमें कॉपी करना या किसी का सुन करके पोर्टफोलियो बनाना, वो अप्रोच हमेशा अनसक्सेसफुल रहेगी। मतलब आप उसमें हमेशा फेल होगे। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि मेरा लाइफस्टाइल किस तरीके का है। यानी कि अगर मेरा स्मॉल माइक्रो कैप बिजनेसेस में मेरा मेरा पोर्टफोलियो है, तो मुझे ये देखना है कि मैं मैक्सिमम कितनी कंपनीज को एक्टिवली ट्रैक कर सकता हूं।
एक्टिवली ट्रैक करने का मतलब क्या है कि दिन में एटलीस्ट एक बार, चाहे स्क्रीनर हो या जो भी आप टूल वगैरह ऐप वगैरह यूज करते हो, मुझे एक बार ये जरूर देखना है कि जो भी मेरे होल्डिंग बिजनेसेस हैं उनका कोई भी नया अपडेट आया है नहीं आया है, उनके सेक्टर का कोई नया अपडेट आया या नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई पॉलिसीज आई है उन सेक्टर के स्पेसिफिक या नहीं आई है। ये सारी चीजें मुझे दिन में मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं उनके लिए एक बार तो देखना ही है। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रैकिंग। रिजल्ट सीजन में तो ऑफकोर्स आपका काम और बढ़ जाता है, लेकिन अगर रिजल्ट सीजन नहीं भी है, जैसे अभी वाला जो टाइम चल रहा है, इसमें मुझे एटलीस्ट दिन में एक बार मेरे सारे होल्डिंग कंपनीज का ये सारी चीजें ट्रैक करना है। अब अगर मैं वो 5 कंपनीज के साथ में कर सकता हूँ, 10 कंपनीज के साथ में कर सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा पोर्टफोलियो बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लाइफस्टाइल ज्यादा बिजी है, वैसे तो जॉब वाले भी बहुत बिजी होते हैं, या फिर अगर आपका बिजनेस भी है और आपको टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल इन सारी चीजों का, तो हम उसमें एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं क्या कर सकता हूँ कि 50% जो पोर्टफोलियो है अपना, वो मैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप का बना सकता हूँ, और बाकी का जो 50% है उसमें मैं लार्ज कैप ऐड कर सकता हूँ, ताकि अगर डेली ट्रैकिंग में नहीं भी कर पा रहा सारे पोर्टफोलियो का, तो कुछ जो स्पेसिफिक कंपनीज हैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप की मेरे पोर्टफोलियो में, उनको मैं ट्रैक कर लूँ। बाकी लार्ज कैप तो अगर मैं वीकेंड पे भी एक बार देख लूंगा, थोड़ा बहुत बीच में उनको चेक कर लूंगा, तो वो भी चलेगा, क्योंकि वो तो आपका अगेन स्टेबल बिजनेसेस हैं। लेकिन स्मॉल माइक्रो कैप उतने ही मुझे रखने हैं मेरे पोर्टफोलियो में जितने मैं एक्टिवली ट्रैक कर सकता हूं। अगर ऐसा केस है मेरा कि जहां मतलब एक्टिवली ट्रैकिंग मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, तब तो उस केस में मेरे लिए बेस्ट है कि मैं म्यूचुअल फंड करूं। बिकॉज सी, यहां पे पॉइंट ये नहीं है कि मुझे किसी को आउट परफॉर्म करना है। ये आप देखोगे मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत चलता है कि कोई एक पर्सन आया, उसका इतना रिटर्न बन गया, फिर अगले साल आप देखोगे कोई नया फंड मैनेजर आया, उसने इतना रिटर्न जनरेट कर दिया। ये सारा मतलब नॉनसेंस है, इररेलेवेंट है मेरे लिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कि मुझे किसी को हराना है या मुझे बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना है। इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे, वो इन्फ्लेशन नहीं जो सिर्फ गवर्नमेंट का डेटा आता है, वो तो एक तरीके का फूड इन्फ्लेशन है कि 2% 3% का इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एक्चुअली में आपको अगर देखना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन भी देखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस यानी कि अगर आप सिर्फ फूड इन्फ्लेशन देख रहे हो, तो इंटरनेट भी तो हम यूज कर रहे हैं ना आजकल। तो खाना ही इंटरनेट पे आ रहा है, आपका किचन का आइटम सारा इंटरनेट पे आ रहा है। इसके अलावा आपके हेल्थ केयर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसका इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। आपके और भी जो भी बेसिक नेसेसिटी होती है, क्योंकि पहले का टाइम था जहां पे आपका वो क्या बोलते थे, बेसिक नीड होती थी, रोटी कपड़ा मकान। आजकल आपका सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। तो अगर आप किसी भी इन जनरल किसी भी पर्सन का लाइफस्टाइल एक्सपेंस ऐड करोगे ना, शॉपिंग, ट्रैवलिंग हो गया आपका, सारी चीजें अगर आप ऐड करोगे, तो ऑन एन एवरेज जो इन्फ्लेशन है आज के टाइम पे वो 9 से 10% का है। यानी 10% का आपका इन्फ्लेशन है, ना कि 3-4%, क्योंकि वो सिर्फ फूड इन्फ्लेशन है। हम सिर्फ उससे उससे हमारा सारा एक्सपेंस नहीं चलता है। आपके जो घर के खर्चे हैं, आपको उनको उनके उनके खर्चों को भी ऐड करना है, बाकी खर्चों को भी ऐड करना है, तो वो इन्फ्लेशन आपका बनता है 10% का। इसका मतलब क्या है कि अगर आज के टाइम पे 1 लाख मुझे खर्चा करना पड़ रहा है मेरे मेरे घर के सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, तो आज से 5 साल बाद मुझे 1,60,000 या 70,000 चाहिए होगा वो सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। 10 साल बाद 2,60,000 2,70,000 चाहिए होगा। तो मेरे को इन्वेस्टिंग इसीलिए करनी है ताकि मेरा ओवरऑल जो वेल्थ है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, मेरा जो नेटवर्थ है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा बेटर रेट पे ग्रो कर पाए। इसीलिए करना है, इसलिए नहीं करना कि किसी को आउट परफॉर्म करना है, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना है, क्योंकि वो तो इररेलेवेंट है, वो तो नॉनसेंस चीज है, वो किसको दिखाऊंगा मैं। मुझे ये देखना है कि मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, मेरा जो ओवरऑल वेल्थ है, मेरे फैमिली का जो वेलबींग है वो सिक्योर रहे, मेरे फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर रहे, इसलिए मुझे इन्वेस्टिंग करना है। अब उसमें अगर मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूं या आपका निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है कि मैं 11-12% के आसपास का रिटर्न बना पाऊंगा। तो मेरे पास में दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में भी जो आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से आप बहुत ऑन एन एवरेज 14-15% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक तो उसमें भी मैं देखता हूं बहुत लोग जो गलत चीज करते हैं कि पास्ट का रिटर्न देख करके हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब वो तो चेंज होता है ना। आप इस साल देखोगे कोई नया म्यूचुअल फंड है जिसने 30% 35% का रिटर्न डिलीवर करा है, उसका 3 साल का रिटर्न भी आपको बहुत हाई दिखेगा। फिर 1 साल बाद आप देखोगे कोई नया स्कीम आ गया, तो वो तो हो गया कि मतलब मार्केट मूवमेंट के साथ में मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। कुछ साल पहले वो था
क्वांट म्यूचुअल फंड था, उसका बहुत ज्यादा आप सुन रहे थे, हर जगह सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे उसको प्रमोट किया जा रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि वो पेड था अनपेड था, बट पॉइंट क्या है कि वो एक्साइटमेंट से इन्वेस्टिंग नहीं होती है। मुझे चाहिए स्टेबिलिटी, मेरा जो हार्ड अर्न मनी है वो ऐसी जगह लगना चाहिए जहां पे कंसिस्टेंसी हो। तो ये नहीं देखना है कि 1 साल 3 साल 5 साल में किस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। मुझे एक बहुत बेसिक सी चीज चेक करनी है कि कौन सा फंड जो है वो कंसिस्टेंट रहा है, यानी कि रैंकिंग आपको चेक करनी है बेसिकली कि कौन सा फंड पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के बेसिस पे कंसिस्टेंट उसकी रैंकिंग जो है वो टॉप 20 या टॉप 30 में आता है। क्योंकि अगर वो टॉप 25-30 अपनी कैटेगरी में आ रहा है, टॉप 25-30 के अंदर इतने सारे स्कीम्स में, इसका मतलब है वो फंड कंसिस्टेंट है और इन्फ्लेशन को बीट करते हुए बहुत अच्छे रिटर्न्स मेरे लिए डिलीवर कर सकता है। स्मॉल कैप फंड की हम बात कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड हो गया। अब इसके अलावा अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास में एक्स्ट्रा टाइम है, कि मैं मार्केट में एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूं, तो मैं कुछ कैपिटल खुद से मैनेज कर सकता हूं। और अगर मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम है तो ऑफ कोर्स मुझे सेल्फ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था हमारा पोर्टफोलियो वाले पार्ट पे, कि मतलब एक तो वो कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन मस्ट है हमारे लिए। मैक्सिमम 25 से 30 स्टॉक्स का तो बास्केट हमको रखना ही चाहिए। अगर हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है तो एटलीस्ट ट्रैकिंग लिस्ट में तो इतना होना चाहिए कि कल को चल के कोई कंपनी खराब करे तो वॉच लिस्ट में से हमने एक नई कंपनी को ऐड कर लिया। और फिर उसके बाद पोर्टफोलियो में मुझे उन्हीं कंपनी को रखना है जिनको मैं एक्टिवली ट्रैक कर सकता हूँ डेली बेसिस पे। और उसमें अगर मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप में ज्यादा नहीं रख सकता तो मैं लार्ज कैप को भी ऐड कर सकता हूँ। बट पर्पज वही होना चाहिए कि वो लार्ज कैप जिनमें एटलीस्ट ग्रोथ हो, क्योंकि लार्ज कैप में आपको जनरली वैल्यूएशन कंफर्ट तो मिलेगा नहीं। वही कंपनी आपको दिखेगी लार्ज कैप में अंडर वैल्यूड है जिसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें मतलब वैल्यूएशन भी नहीं है, उसका पीई भी लो होगा, उसका प्राइस टू बुक भी लो होगा। लेकिन जिन कंपनीज में ग्रोथ है उनका वैल्यूएशन आज आपको मतलब काफी अनकंफर्टेबल लगेगा, चाहे आप टाइटन देख लो या बजाज फाइनेंस देख लो, लेकिन एटलीस्ट आपको ये अश्योरिटी रहेगी कि 4 साल 5 साल 7 साल के बाद वो एक रिटर्न बना देंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन आपको वहां पे मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फोकस हमेशा वहां पे भी ग्रोथ पे होना चाहिए। अगर मैं लार्ज कैप भी ऐड कर रहा हूं तो बैलेंस में कर सकता हूं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप और साथ में लार्ज कैप। सो ये ओवरऑल हमको अप्रोच रखना चाहिए पोर्टफोलियो लेवल पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अभी करंट मार्केट चल रही है, इसमें जैसे हम यहाँ पे 15-16 सेक्टर के आसपास हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं, तो इनमें से कुछ आप ऐसे सेक्टर्स देखोगे जो जब स्टार्टिंग से हम उनको डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले से भी और अभी तक वो कंपनीज मतलब कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, या इनफैक्ट पूरा सेक्टर ही वो अच्छा कर रहा है। जैसे केबल एंड वायर को आप देखोगे, कंसिस्टेंटली वो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। वैल्यू फैशन रिटेल में अगर हम देखें वो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। रिटेल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ज्वेलरी में वो काफी अच्छा कर रहे हैं। फिर आप देखोगे जो आपके कुछ कोवर्किंग के प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो ये तो वो कोर सेक्टर हो गए जिनमें कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। अब इनमें से काफी सारे जगह पे आप देखोगे, मतलब एज ए इन्वेस्टर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं इनमें इन्वेस्टेड हूं तो एक तो हम बेसिक चीज डिस्कस करते हैं ना पोर्टफोलियो एलोकेशन का हर एक क्वार्टर में, कि कोई भी बिजनेस जो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जो उसका गाइडेंस है वैसा परफॉर्म कर रहा है या उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो वो मेरे इंक्रीमेंटल कैपिटल का सबसे आई मीन सिंपल सा केस है कि वो मेरे इंक्रीमेंटल कैपिटल का हायर शेयर डिजर्व करता है। मेरा सबसे जो बड़ा पार्ट है इंक्रीमेंटल कैपिटल का वो उस बिजनेस में जाना चाहिए। ये तो सिंपल एलोकेशन का स्ट्रेटेजी हो गया। लेकिन अभी जो करंट मार्केट है इनमें कुछ ऐसे सेलेक्टिव सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे थीम हैं जिन पे अभी फोकस हमको करना चाहिए, जहां पे अगला 1 साल 1.5 साल अगर आप देखोगे तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सो उनको भी हम ट्रैक ही करते हैं। जैसे आप देखोगे बैंकिंग हो गया। अब वैसे अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल बोलूं तो फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा है, उसमें लेंडर्स अलग आते हैं, नॉन लैंडिंग में अलग अलग बिजनेसेस आते हैं। तो पूरा फाइनेंशियल नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं पहले बैंक्स में अगर आप देखोगे तो कुछ आपके मिड साइज बैंक्स हैं, कुछ आपके स्मॉल कैप बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। एक तो हो गया स्मॉल कैप बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक बट स्मॉल कैप, मतलब साइज में वो छोटा है। जैसे कर्नाटका बैंक आप देखोगे, साउथ इंडियन बैंक आप देखोगे, तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी के बैंक है, वो स्मॉल फाइनेंस नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अलग हैं। लेकिन इन तीनों चारों को आप ऐड कर सकते हो, लार्ज कैप नहीं बट कुछ ऐसे मिड साइज बैंक्स हैं, स्मॉल कैप बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जिनका वैल्यूएशन एक तो अभी बहुत बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, क्योंकि पिछले 2 साल से जम की पिटाई हुई है। सेक्टर चला ही नहीं है बिल्कुल, पूरा लैंडिंग स्पेस आप देखोगे, जिन लैंडर्स के एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं था उनकी भी बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। तो कुछ तो वो आपको वहां पे मिलेंगे बैंकिंग स्पेस में। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली, Q4 तक तो क्या था ना, इन बैंक्स के लिए चैलेंज था कि एक तो आपके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बहुत ज्यादा था। आई मीन बैंक का जो मेन फ्यूल है बिजनेस को चलाने का वो है डिपॉजिट। अब डिपॉजिट के रेट उनको बहुत ज्यादा देने पड़ रहे थे अपने बैंक में लाने के लिए, इससे उनके निम पे ऑलरेडी प्रेशर था।
प्लस दूसरे साइड पे थोड़ा बहुत उनका किसी भी अनसिक्योर्ड जगह पे उनका एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम था, तो प्रोविजनिंग भी बढ़ानी पड़ रही थी। यानी एक तरफ मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं, दूसरी तरफ से मेरे को क्रेडिट कॉस्ट का प्रॉब्लम है, प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ रही है, प्लस मैं यील्ड भी इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईएमआई मुझे टाइम पे नहीं पे कर पा रहा, बीच बीच में मिस कर रहा है, डिले हो रहा है, तो मैं उसका यील्ड कैसे बढ़ा दूं? ईएमआई बर्डन में उसका इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ये 3-4 प्रेशर्स थे ये बैंकिंग के ऊपर। बट Q4 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे, हमने Q4 ऑनवर्ड्स इनको ट्रैक करना स्टार्ट किया था, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने ये कमेंट्री दिया था कि नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में ये चैलेंज हमारा चला जाएगा। और अभी आप देखोगे तो काफी ऐसे बैंक्स हैं जो बहुत अच्छे शेप में हैं, मतलब यहां से आने वाले क्वार्टर्स जो हैं क्लियरली दिख रहा है कि उनके मार्जिन सब एक्सपैंड होंगे आने वाले क्वार्टर्स में, क्रेडिट कॉस्ट नीचे की तरफ जाएगा। प्लस काफी सारे बैंक्स ने ना पिछले 1-1.5 साल में अपना ब्रांच एक्सपेंशन भी किया है, अपना जो टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना था वो भी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपेक्स वाला पार्ट उनका ऑलरेडी हाई है और यहां से अब उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू होगा कि क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी को रिटर्न आएगा ना, नए आरएम्स मैंने ऐड करे हैं, नए एम्प्लॉइज मैंने ऐड करे हैं, टेक्नोलॉजी में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो वो सारी चीजें मुझे बेनिफिट करेगी आने वाले क्वार्टर्स में। तो मतलब स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ उन बैंक से हमको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। और ये अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है, मतलब Q2 में तो जस्ट एक उसका एंटिसिपेशन आना स्टार्ट हुआ है कि ऐसा आने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में, लेकिन वैल्यूएशन आप देखोगे अभी भी उनका काफी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। बहुत सारे बैंक है जो बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो एक अच्छा वहां पे वैल्यूएशन अपसाइड है। सेम आप देखोगे एनबीएफसीज में, कुछ ऐसे एनबीएफसीज हैं जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज हैं, उनका भी सेम 1-2 सेगमेंट में उनको प्रॉब्लम हुआ था, अनसिक्योर्ड में एसेट क्वालिटी बढ़ गई, मार्जिन्स पे प्रेशर था। अब सारी चीजें मतलब उल्टी डायरेक्शन में है, उनके फेवर में है, एसेट क्वालिटी ठीक होता जा रहा है, रिजॉल्व होता जा रहा है, तो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है अब आप यील्ड भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब कस्टमर मुझे टाइम पे ईएमआई पे कर रहा है, वो डिफॉल्ट नहीं कर रहा जो भी मैं नया लोन दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़ा कुछ बेसिस पॉइंट यील्ड अगर बढ़ा दूं तो ये वो कस्टमर जो है वो एक्स्ट्रा ईएमआई का बर्डन भी अब्सॉर्ब कर सकता है। तो यहां से लेंडर्स को कॉन्फिडेंट आ रहा है, उन्होंने यील्ड भी बढ़ा दिया, प्लस आपके रेट कट हुए हैं लगभग 100 बेसिस पॉइंट से पिछले 1 साल में, तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑलरेडी सस्ता हो गया। यानी जिस रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं वो सस्ता हो गया, जिस रेट पे मैं पैसा दे रहा हूं वो मैंने बढ़ा दिया, तो मेरा मार्जिन बढ़ गया ऑटोमेटिकली। साथ में वही ओपेक्स में उनको भी एडवांटेज मिलेगा और उसके बाद बॉटम लाइन पे आपको क्रेडिट कॉस्ट का एडवांटेज मिलेगा, तो अर्निंग ग्रोथ वहां पे भी आपको अच्छी दिखेगी। कुछ डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज में कुछ ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनका बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, मतलब मैं माइक्रो फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, अगर आप सिक्योर स्पेस में ही देखोगे तो 1-2 ऐसी एनबीएफसीज है जिनका बहुत खराब टाइम चल रहा था पिछला 1 साल 1.5 साल लगभग, लेकिन अब उन्होंने गाइडेंस दिया कि ये जो Q3 है ये हमारा एक तरीके से बॉटम वाला क्वार्टर होगा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, और फिर ये अगर हो गया तो फिर Q4 ऑनवर्ड्स हम बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। तो वैसी वैसी एनबीएफसीज भी हैं आपकी कुछ, और फिर आपकी लास्ट में वो माइक्रो फाइनेंस तो है ही, हमने बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को डिस्कस किया, और मतलब ये तो क्लियर है कि माइक्रो फाइनेंस का जो अप साइकिल है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पहले बात होती थी एसेट क्वालिटी की, अब बात हो रही है ग्रोथ की। हर एक मैनेजमेंट में ग्रोथ के ऊपर खुल के बात करिए कि अब हम लोन बुक डिसबर्समेंट को देख रहे हैं, लोन बुक ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, आरओई तक का गाइडेंस दिया है। तो ये गाइडेंस आपको लेंडर तभी देता है जब वो अपने एसेट क्वालिटी के आउटलुक को लेकर के श्योर होता है। और अगेन माइक्रो फाइनेंस में भी आपको वैल्यूएशन बहुत कम दिखेगा अभी, क्योंकि जम की पिटाई हुई है पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर, मतलब कुछ कंपनीज हैं जो बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही हैं, कुछ उससे भी नीचे ट्रेड कर रही हैं, कुछ जो है वो 1.5-2 के प्राइस टू बुक के ऊपर है। और जब ये सेक्टर अच्छा करता है, जब ये कंपनीज अच्छा करती है, तो उनका नॉर्मल वैल्यूएशन होता है 3.5 से 4 का प्राइस टू बुक। तो मतलब अपसाइड हम देख सकते हैं कि यहां से कितना स्ट्रांग है। सो बैंक प्लस एनबीएफसीज, ये 3 अलग अलग कैटेगरी में, एक मिड साइज बैंक हो गया, कुछ स्मॉल कैप बैंक्स हो गए, कुछ आपके डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज हो गई, कुछ आपकी ये सिक्योर्ड एनबीएफसी जो बहुत चैलेंज फेस कर रही थी और अब उनका अच्छा टाइम आ रहा है, और साथ में आपका माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज। तो ये जो पूरा स्पेस आप देखोगे अगला एटलीस्ट 1.5 से 2 साल इन सारी कंपनीज के लिए काफी अच्छा लग रहा है। प्लस फोकस उन पे करना है जिन्होंने मतलब मार्जिन एसेट क्वालिटी के साथ में ना आरओई के इंप्रूवमेंट पे भी गाइडेंस दिया है, क्योंकि हमने बार बार डिस्कस किया है कोई भी लेंडर 15% के आसपास का आरओई अगर बना रहा है और 2% या उससे ज्यादा का उसका आरओए है, तो उसका प्राइस टू बुक नॉर्मल है कि 2 के आसपास तो रहता ही। अगर वो नहीं है, 2 से कम का प्राइस टू बुक है और आरओई 15% 2% है और मैनेजमेंट 20% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है, तो यानी वहां बड़ा वैल्यूएशन री रेटिंग का चांस है। उसका जो प्राइस टू बुक अगर नीचे है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वो 2 के आसपास तो मिनिमम आएगा, क्योंकि इतना तो डिजर्व करता ही है वो किसी भी मार्केट में आप देखो। तो उन लेंडर्स पे ज्यादा फोकस करना है जिन्होंने आरओई इंप्रूवमेंट का भी गाइडेंस दिया है। तो ये तो हो गया आपका लेंडिंग वाला पार्ट। फिर लेंडिंग के अलावा अगर आप कैपिटल मार्केट में देखोगे तो आपका वो ब्रोकिंग बिजनेसेस आते हैं। अब ब्रोकिंग में ये जो क्वार्टर चल रहा है ना Q3,
ये एक तरीके का पूरा आपका एक साल का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर Q3 से ही इनको वो ट्रू टू लेवल वाला चैलेंज स्टार्ट हुआ था। फिर 20 नवंबर से इनका वो जो ऑप्शन में ट्रेड करने का जो कॉस्ट बढ़ा दिया सेबी ने, वो सबका एक साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वजह से आपके वॉल्यूम कट हुए थे। तो Q4 ऑनवर्ड्स ये ब्रोकिंग बिजनेसेस भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो Q3 का इनका कॉन कॉल काफी अच्छा रहेगा। एंजल वन ने तो खैर पहले ही बोला हुआ है कि जो एग्जिट Q4 होगा उसमें उनका 40 से 45% का EBITDA बन जाएगा। ये ऑलरेडी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, इस क्वार्टर में मेंटेन भी किया है, हमने उसको कवर किया हुआ है। तो एंजल वन तो वैसे रडार पे होना ही चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ऐसी मार्केट में भी वो कंपनी अक्रॉस सेगमेंट मार्केट शेयर गेन करती चली जा रही है। तो वो तो एक है, होना ही चाहिए रडार पे। इसके अलावा आप बाकी ब्रोकिंग बिजनेसेस को भी देखोगे तो उनका भी Q3 में जो कॉन कॉल होगा ना वो इंटरेस्टिंग होगा। मतलब उनसे अच्छा इंसाइट मिल सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स कैसे रह सकते हैं, बिकॉज उनका अर्निंग ग्रोथ जो था वो बहुत खराब था FY25 और ये FY26। तो FY27 में 2 साल की जो खराब अर्निंग ग्रोथ थी उसके ऊपर हमको एक अच्छा अर्निंग ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और अगेन वो सारे स्टॉक जो हैं वो बहुत ज्यादा डी रेटिंग हो चुकी है उनकी। फिर इसी में कैपिटल मार्केट में एक जो वो आपके बिजनेसेस होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाले, उनमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे डैम कैपिटल एक बिजनेस है, फिर IIFL कैपिटल एक बिजनेस है। तो इनका भी वर्स्ट टाइम था पिछला एक साल सवा साल, आप देखोगे तो ज्यादा डील वगैरह इनको मिली नहीं है, ब्लॉक डील नहीं मिली, IPO काफी कम हुए हैं। लेकिन Q2 ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो बहुत सारे IPOs आए हैं। ये Q3 में तो मतलब बंपर IPO गया है। और अगर मार्केट का सेंटीमेंट और इंप्रूव होता है तो ब्रोकिंग कंपनी की कमेंट्री और इनकी कमेंट्री को मैच करोगे आप तो आपको वो इनसाइट मिल जाएगा। तो मतलब अगेन अगला एक साल इन कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें वो नोवामा मुझे इसीलिए एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरा कॉम्बो देता है आपको। मतलब पिछला एक साल तक उस बिजनेस के लिए वो जो कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस था, जो T20 वाला बिजनेस था उनका, वो बहुत अच्छा कर रहा था। उनकी अर्निंग ग्रोथ को मतलब मल्टीपल टाइम्स में ग्रो कर रहा था। वो टॉप लाइन का ग्रोथ काफी अच्छा था। और वो जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है वो एक तरीके का टेस्ट मैच वाला बिजनेस है उनका, लॉन्ग टर्म वाला, 10 साल 15 साल। सबको पता है कि पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी 15% 20% पे। तो कंपनी के पास में दोनों कॉम्बो है। अभी उनका कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस पिछले 2-3 क्वार्टर से स्लो हुआ है, इसलिए आप देखोगे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ स्लो हुई है। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस अभी भी अच्छा कर रहा है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंपनी उसमें 20-25% से ग्रो कर रही है। तो जैसे ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस अगर डैम कैपिटल, IIFL कैपिटल और कुछ ब्रोकिंग कंपनी जैसी गाइडेंस देती है कि चीजें अब इंप्रूव हो रही है, तो आप देखोगे नोवामा का भी ग्रोथ वापस से फास्ट हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो वो आपको पूरा कॉम्बो देता है। और उसके साथ में अगर मुझे कोर वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले बिजनेसेस खेलने हैं तो डैम कैपिटल है, IIFL कैपिटल है, तो वो रडार पे होने चाहिए। तो ये तो हो गया आपका पूरा कैपिटल मार्केट का थीम। इसमें CDSL भी है। मतलब CDSL तो बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है, हम सबको पता है कि अगला 5 साल 10 साल बिजनेस ग्रो ही करने वाला है। कंपनी का अर्निंग हो, सेल्स हो, मार्जिन हो, ये सब अच्छा ही जाएगा। लेकिन वैल्यूएशन बहुत वहां पे अनकंफर्टेबल लेवल पे है, जो हमने डिस्कस किया था कंपनी का। मार्केट ने बहुत ज्यादा पहले ही उसको डिस्काउंट कर दिया है। आई मीन 60-70 का पी है स्टॉक को ऑलरेडी। तो मतलब वैसे तो ऑफकोर्स मार्केट में कुछ भी हो सकता है, स्टॉक तो आप प्रिडिक्ट कर नहीं सकते शॉर्ट टर्म में, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं ना तो वो नहीं है CDSL के साथ में। अब यहां से अगर लक हो मेरा तब हो सकता है कि स्टॉक डबल हो जाए या अगले एक साल में स्टॉक अच्छा पैसा बना दे। लेकिन लॉजिकली अगर मैं सोचूं, कॉमन सेंस लगा के सोचूं, तो इस वैल्यूएशन के साथ में अनलेस स्टॉक यहां से पहले करेक्ट ना हो, मतलब पीई उसका नीचे की तरफ नहीं आए, तब तक बड़ा अपसाइड उससे देखना डिफिकल्ट है। बाकी ऑफ कोर्स आई मीन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉजिकली वो एक्सपेक्टेशन में नहीं देख सकता। तो ये है CDSL का साथ। तो ये तो हो गया आपका पूरा फाइनेंशियल स्पेस। इसमें लेंडर्स हो गए, बैंक्स, NBFCs, फिर कैपिटल मार्केट में आपके ब्रोकर्स और ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और इंस्टीट्यूशन इक्विटी, और कुछ आपके वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जिनकी ग्रोथ अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन उनका अभी भी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। अगला एक आपका आता है ऑटो स्पेस। ऑटो में दोनों ऑटो OEM प्लस ऑटो एंसिलरी। अब इनका अगर आप Q4 का कॉन कॉल सुनोगे या पढ़ोगे, ये दोनों कंपनीज का और दोनों सेक्टर का, ऑटो OEM और ऑटो एंसिलरीज का, तो मतलब आपको क्लियरली दिखेगा कि थोड़ा सा बेयरिश सेंटीमेंट है इनका। मतलब कुछ ऐसा एग्जैक्ट ऐसा कहीं से आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ग्रोथ को लेकर के कहीं पे ज्यादा बात हो रही हो, या कब तक ग्रोथ वापस आएगी, कहीं पे नए ऑर्डर्स मिल रहे हो, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा कैपेक्स वगैरह की भी ज्यादा बात नहीं हो रही है। Q1 का जब आप इनका कॉन कॉल पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा थोड़ा आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखेगा कि चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होनी स्टार्ट हो रही है, अगले आने वाले क्वार्टर्स माइट भी अच्छे हो सकते हैं। और Q2 में तो मतलब चाहे ऑटो OEMs हो या ऑटो एंसिलरी हो, सब धूम मचा रहे हैं। हर एक जो कंपनी है वो बोल रही है कि नया कैपेक्स करने वाले हैं और कैपेक्स करेंगे, इंडिया में भी ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी ग्रो करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे एनालिस्ट ने इनको ये भी पूछा कि इंडिया का ऑटो साइकिल जो है बहुत सिक्लिकल है, तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि एनालिस्ट के माइंड में भी है ना कि ये साइकिल अगला 1 साल 2 साल चलेगा, लेकिन उसके बाद अगर ग्रोथ सस्टेन नहीं रही तो ये कंपनीज की ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ऑटो स्पेस भी, ऑटो OEM प्लस ऑटो एंसिलरी, अगला 1 से 2 साल इन दोनों सेक्टर के लिए भी काफी अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप पिछले 6-7 महीने में देखो जो भी चीजें हुई हैं,
हैं। गवर्नमेंट का जो कैपेक्स का जो प्लान था पर मंथ वो ग्रो करता जा रहा है। अभी FY26 का जो उनका टारगेट था अगस्त तक में उन्होंने 40% उसको कंप्लीट कर दिया, पूरे पूरे साल के कैपेक्स का टारगेट। इसके साथ में प्राइवेट कैपेक्स जो हमने लास्ट 10 12 14 साल में देखा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, वो भी पिकअप करने लग गया। तो दोनों जो स्ट्रॉन्ग लेग है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के, गवर्नमेंट कैपेक्स प्लस प्राइवेट कैपेक्स, दोनों से सपोर्ट मिल रहा है। फिर आप मानसून देखो कितना अच्छा हुआ इस बार। तो जब भी ऐसा मानसून होता है रूरल इकोनॉमी आपकी अच्छी करती है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी लो है, जो रूरल इकोनॉमी को एक मेन वो ट्रिगर चाहिए होता है कंजप्शन का, ग्रोथ का, डिमांड का, वो भी हो गया। और इसके ऊपर से गवर्नमेंट ने वो GST रिफॉर्म कर दिया। तो ये सारी चीजों से जो डिमांड सेंटीमेंट है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो पूरा ऑटो स्पेस की कंपनीज को आप सुनोगे, हर एक कंपनी बुलिश है। तो कुछ ऐसी सिलेक्टिव कंपनीज जहां पे अर्निंग ग्रोथ का अच्छा ट्रिगर हो आने वाले टाइम में भी, विजिबिलिटी अच्छी हो, कंपनी कैपेक्स कर रही हो और साथ में वैल्यूएशन का भी थोड़ा बहुत कंफर्ट हो, तो वो सारी कंपनीज भी अगला 1 2 साल आप देखोगे काफी अच्छा करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के टाइम पे मुझे ये देखना है कि जब मैं मार्केट में इंक्रीमेंटल कैपिटल लेके आ रहा हूं ना, तो एक तरफ तो मेरे पास में वो बिजनेसेस हैं, वो सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी इतने साल से अच्छा कर रहे हैं, इतने टाइम से अच्छा कर रहे हैं और आगे का आउटलुक उनका यहाँ पे भी अच्छा लगता है। लेकिन इंक्रीमेंटल कैपिटल मेरे को ये पॉइंट को सोच के डालना है कि कहां पे मैं ऐड करूंगा तो मेरा ROI ज्यादा बेटर बन सकता है, उन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में या फिर कुछ ऐसी अदर अपॉर्चुनिटीज में जहां पे वैल्यूएशन मतलब काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ का बहुत स्ट्रॉन्ग टिगर है और मार्केट ने बिल्कुल इग्नोर किया उन सेक्टर्स को, एटलीस्ट पिछले 1 2 साल से अगर आप देखोगे तो आई मीन उस पॉइंट को अभी देखना सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए रीबैलेंसिंग के बारे में अभी अभी सोचना होगा कि ROI मेरा कहां बेटर बन सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि उन सेक्टर उन बिजनेसेस को मैं एकदम मतलब सेल कर दूं और यहाँ पे वो कैपिटल ले आऊं, क्योंकि वो तो एक तरीके का ट्रेडिंग हो गया ना, कि वो स्टॉक चल नहीं रहे तो वहां से निकल करके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, वो तो ट्रेडिंग हो गया। वो तो माइंडसेट ही गलत है, वो फ्रेमवर्क गलत है। वो बिजनेसेस जब अच्छा कर रहे हैं, अब पहले भी अच्छा कर रहे थे अभी भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको तो सेल करने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूं कि अगर मेरा एक अच्छा प्रॉफिट उसमें बन चुका है पिछले 2 3 साल के अंदर, मार्केट ने भी उसको अप्रिशिएट पास्ट में तो किया ही था, तो अगर अभी मेरे पास दूसरे बिजनेसेस को मतलब ऐड करने के लिए या जहां पे अंडर वैल्यूएशन ज्यादा है, अगर उतना इनफ कैपिटल नहीं है इंक्रीमेंटल, तब मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके वहां पे शिफ्ट कर सकता हूं। वो एक अलग रीबैलेंसिंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता इस माइंडसेट के साथ में कि स्टॉक नहीं चल रहा तो सेल कर देता हूं और दूसरे स्टॉक में चला जाता हूं, वो तो ट्रेडिंग हो गया, वो नहीं। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें ये सोचने की जरूरत है कि किन सेक्टर में ज्यादा बेटर ROI बन सकता है एटलीस्ट अगले 1.5 से 2 साल के अंदर। तो ऑफकोर्स मेरा जो एलोकेशन है ज्यादा उन सेक्टर्स की तरफ, उन थीम्स की तरफ होना चाहिए। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था पोर्टफोलियो पे। बाकी ऑफकोर्स आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।